नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं। समय में हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो आज भी हमें हैरान करती है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान सभ्यता की, जिसके शहर किसी इंजीनियर ने बनाए लगते थे, जिनकी तकनीक बहुत आगे थी और जिनकी कहानी किसी पहेली की तरह है। तो तैयार हैं? चलिए गहराई से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा इस पर एक नजर डालिए। ये एक हड़प्पन मोहर है। इस पर जो निशान बने हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक भाषा है, एक लिखाई है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज तक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, एक पूरी की पूरी भाषा हमारे सामने है, पर वो क्या कह रही है, ये हमारे लिए एक राज है। ये अतीत का एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे कोई तोड़ नहीं सका। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता से जान पहचान करेंगे। फिर देखेंगे कि ये सभ्यता कब और कहां तक फैली हुई थी। उसके बाद वहां के लोगों की जिंदगी और उनके खान पान के बारे में जानेंगे। हम उनकी खेती करने की जबरदस्त तकनीकों को भी समझेंगे। और आखिर में हम वापस लौटेंगे उसी सबसे बड़े रहस्य पर। तो ये हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का एक बहुत ही एडवांस समाज था। मतलब ये लोग सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं करते थे, ये अपने जमाने के बेहतरीन शहर बसाने वाले, माहिर कारीगर और बड़े व्यापारी थे। उस दौर की जो दूसरी बड़ी सभ्यताएं थीं, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया, ये उनके बराबर खड़े थे। तो अब मन में दो सबसे जरूरी सवाल आते हैं। पहला, ये महान सभ्यता थी कब? और दूसरा, ये दुनिया के नक्शे पे कहां बसी थी? इसका इलाका कितना बड़ा था? चलिए सबसे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इतिहासकारों ने इसे समझने के लिए इसके इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी की जिंदगी के 3 पड़ाव होते हैं। 2600 ईसा पूर्व से पहले का दौर था आरंभिक काल, मतलब उनका बचपन, जब गांव और बस्तियां बन रही थीं। फिर आया 2600 से 1900 ईसा पूर्व का विकसित काल। ये उनकी जवानी का दौर था, जब ये सभ्यता अपनी बुलंदी पर थी, बड़े बड़े शहर बने। और 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ परवर्ती काल, जब धीरे धीरे इसका अंत होने लगा। अब जरा इसके फैलाव को देखिए। ये कोई एक शहर या छोटे से राज्य की कहानी नहीं है। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े हिस्सों में फैली थी। सच कहूं को उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यताओं को अगर मिला भी दें, तो भी हड़प्पा सभ्यता का इलाका उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा था। कमाल है ना? इतिहास सिर्फ तारीखों और नक्शों के बारे में नहीं होता, ये लोगों के बारे में होता है। तो चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं। उनकी रोज की जिंदगी कैसी रही होगी, वो क्या खाते पीते होंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके मेन्यू में क्या क्या था? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी खुदाई में मिले सबूतों से पता चलता है कि वो गेहूं, जौ, दालें और चने जैसी कई फसलें उगाते थे। मतलब वो बहुत अच्छे किसान थे। इसके साथ साथ वो मवेशी, भेड़, बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुदाई में जंगली सूअर और हिरन जैसे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इसका मतलब वो शिकार भी करते थे। तो कह सकते हैं कि उनका खाना पीना काफी बैलेंस था। अब ये देखिए, ये मिट्टी का बना एक छोटा सा बैल है। देखने में ये बस एक खिलौना लगता है ना? पर ये एक खिलौने से कहीं ज्यादा है। ये एक सुराग है। इसी तरह की चीजों से आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों ने ये अंदाजा लगाया कि हड़प्पा के लोग खेतों में हल चलाने और सामान ढोने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। तो ये छोटा सा बैल उनकी टेक्नोलॉजी की एक बड़ी कहानी बताता है। अरे, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? बिल्कुल, इसे हम आज की भाषा में सिलबट्टा या चक्की कह सकते हैं। ये उस जमाने की मिक्सर ग्राइंडर थी। अनाज, जड़ी बूटियां और मसाले पीसने के लिए ये एक बहुत जरूरी औजार था। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज हड़प्पा के लगभग हर घर की रसोई में जरूर होती होगी। अब एक बात सोचिए, इतने सारे शहर, इतने सारे लोग, इन सब का पेट भरने के लिए बहुत सारा अनाज चाहिए होगा। और इसके लिए खेती करने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सवाल यह है कि हड़प्पा के लोग खेती करते कैसे थे? उनकी तकनीकें क्या थीं? ये जो आप देख रहे हैं, ये पुरातत्व की दुनिया की एक बहुत बड़ी खोज है। राजस्थान के कालीबंगन में जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा खेत मिला, जिस पर हल से बनी लकीरों का एक जाल बिछा था, बिल्कुल आज के खेतों की तरह। ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग हल का इस्तेमाल करना जानते थे।
और सिर्फ हल ही नहीं, वो पानी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से जानते थे। मतलब वो कमाल के इंजीनियर थे। उन्होंने हर इलाके की जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे अफगानिस्तान के सूखे इलाकों में नहरें बनाईं, शहरों के अंदर पीने के पानी के लिए कुएं खोदे, और गुजरात के धोलावीरा में तो उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब यानी रिजर्वॉयर्स तक बना डाले। वो अपने पर्यावरण को कितना अच्छे से समझते थे। तो हमने उनके शहर देखे, उनका खाना पीना देखा, उनकी टेक्नोलॉजी समझी। लगता है हम उनके बारे में काफी कुछ जान गए हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी भी बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। उनकी लिखाई, उनकी भाषा, हजारों मोहरों, बर्तनों और पट्टियों पर ये निशान मिले हैं। पर हम आज तक ये नहीं जान पाए कि इनका मतलब क्या है। जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, उनकी दुनिया, उनके विचार, उनकी कहानियां, ये सब हमेशा के लिए एक राज ही बने रहेंगे। तो आखिर में ये एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर हम किसी की भाषा ही नहीं समझ सकते, तो क्या हम उन्हें कभी पूरी तरह से जान पाएंगे? उनके बनाए औजारों और इमारतों से हम उनकी जिंदगी का अंदाजा तो लगा सकते हैं, पर वो क्या सोचते थे, उनकी कहानियां क्या थी, ये कैसे जानेंगे? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को चुनौती देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।